ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये कहानी सोफी और विंसेंट नाम के एक कपल की है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये दोनों कोई शातिर अपराधी या कोई मनोरोगी नहीं थे। अच्छा। हाँ, ये बस एक बहुत ही परेशान और निराश पति पत्नी थे जिनका गोश्त का व्यापार बुरी तरह फ्लॉप हो चुका था। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपने ही वजूद का भविष्य अंधकार में दिख रहा था। कर्ज बढ़ हो रहा था और उम्मीदें टूट रही थी। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरा मतलब है, आर्थिक तंगी से इंसान निराश जरूर होता है, लेकिन वो रातों रात कातिल कैसे बन जाता है? वही तो। देखिए, पहला ट्रिगर था उनके कसाई खाने पर कुछ चरमपंथी कार्यकर्ताओं का हमला, जो गोश्त खाने और बेचने के सख्त खिलाफ थे। वीगन एक्टिविस्ट। हाँ, वही। उन्होंने दुकान में भारी तोड़फोड़ की। विंसेंट ने जब अपना व्यापार बचाने के लिए विरोध किया तो उन लोगों ने उल्टा विंसेंट को ही बुरी तरह पीट दिया। ओहो। और इसके बाद अगले दिन विंसेंट का सामना अपने एक पुराने दोस्त मार्क से होता है, जो उसी धंधे में बहुत सफल और अमीर था। और मुझे पक्का यकीन है उसने अपनी सफलता का दिखावा किया होगा। बिल्कुल। मार्क जानबूझकर अपनी दौलत का दिखावा करता है और विंसेंट को नीचा दिखाता है, और वहीं से कहानी का असल मोड़ शुरू होता है। रास्ते में सोफी विंसेंट को मार्क की सफलता का ताना मारती है और उसे छोड़ के जाने की धमकी दे देती है। मतलब एक ही दिन में सब कुछ गलत हो रहा था। बिल्कुल। विंसेंट उस वक्त मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक वही कार्यकर्ता लड़का आ जाता है जिसने उनकी दुकान पर हमला किया था। विंसेंट गुस्से और हताशा में अपनी गाड़ी सीधा उस पर चढ़ा देता है। बाप रे। देखिए, यहीं पर सोफी का हस्तक्षेप होता है। जब विंसेंट पुलिस को फोन करने लगता है तो सोफी उसे रोक देती है। अच्छा। हाँ, वो उसे समझाती है कि पुलिस के आते ही विंसेंट सीधा जेल जाएगा और उनकी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। घबराहट और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जिसे हम बचने की आदिम तड़प कहते हैं, वो उस वक्त हर तर्क और नैतिकता पर हावी हो जाती है। सोफी को टीवी पर देखे गए एक सीरियल किलर के तरीके याद आते हैं और वो विंसेंट को वही करने का सुझाव देती है। विंसेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन जेल जाने का खौफ उससे वो करवा लेता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लाश के टुकड़े करना। जी हाँ। लेकिन फिर भी क्या ये सब सिर्फ बचने के लिए था? शुरुआत में केवल बचने के लिए था, लेकिन अगली सुबह एक ऐसी घटना होती है जो उनके सपरात को एक भयानक व्यापार में बदल देती है। विंसेंट देखता है कि जो गोश्त उसने रात को ठिकाने लगाने के लिए तैयार किया था वो वहां नहीं है। गायब हो गया? गायब नहीं, सोफी अनजाने में वो गोश्त एक ग्राहक को बेच चुकी थी। अरे बाप रे। और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक झूठ जन्म लेता होगा। एक ऐसा झूठ जो बाद में एक महामारी बन गया। बिल्कुल। वो ग्राहक कुछ ही देर बाद वापस आता है, शिकायत करने नहीं बल्कि उस गोश्त की तारीफ करने। क्या बात कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, हाँ। वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बेहतर गोश्त नहीं खाया। जब वो और गोश्त की मांग करता है और पूछता है कि ये कौन सा गोश्त है, तो विंसेंट घबराहट में कह देता है कि ये बहुत मुश्किल से मिलने वाला ईरानी पोर्क है। ईरानी सुअर का गोश्त। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक विदेशी और दुर्लभ नाम सुनकर लोगों के दिमाग में एक धारणा बन जाती है। बिल्कुल, अफवाह फैलती है और देखते ही देखते दुकान का सारा गोश्त बिक जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या एक बार बच निकलने के बाद और कुछ पैसे कमा लेने के बाद उन्होंने इस काम को वहीं रोक नहीं दिया? वे रोक सकते थे, लेकिन लालच एक बहुत बुरी चीज है। सोफी ने उस दिन इतनी कमाई देखी जितनी उन्होंने महीनों में नहीं की थी। और सबसे बड़ी विडंबना तब होती है जब रात को विंसेंट खुद उस गोश्त को चखता है। सच में? उसने खुद खाया? हाँ, वो ये समझना चाहता था कि लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं। और जब वो उसे खाता है तो वो खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे भी वो स्वाद दुनिया में सबसे बेहतरीन लगता है। ये तो बहुत ही अजीब है। और इसी के बाद सोफी एक खौफनाक योजना सामने रखती है, उन लोगों को मारना जो गोश्त के खिलाफ हैं, उनका गोश्त बेचना और अमीर बनना। विंसेंट इसका कड़ा विरोध करता है। वो मानता है कि जो हुआ वो हादसा था और वो कोई अपराधी नहीं है। तो फिर वो कैसे मान गया? इंसान के पतन का एक और बड़ा कारण होता है उसका अहंकार। कहानी में एक नया किरदार आता है, लुकास, जो उनकी बेटी क्लोई का प्रेमी है और वो गोश्त के सख्त खिलाफ है। एक वीगन बॉयफ्रेंड? हाँ। जब वो घर आता है तो विंसेंट घंटों की मेहनत से उनके लिए खाना बनाता है, लेकिन लुकास ना सिर्फ खाने से मना करता है बल्कि उस खाने का और विंसेंट का बुरी तरह अपमान करता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो यही है कि विंसेंट को ये भी पता चलता है कि लुकास के प्रभाव में आकर उसकी बेटी ने भी गोश्त खाना छोड़ दिया है। लुकास का वो अपमान विंसेंट के अस्तित्व और उसकी पहचान पर सीधा प्रहार था। वो ईगो की चोट इतनी गहरी थी कि उसने विंसेंट के अंदर की नैतिकता को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब वो सोफी के उस भयानक प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जब कोई आम आदमी पहली बार किसी को जानबूझकर मारने जाता है तो क्या उसके कदम नहीं डगमगाते? डगमगाते हैं, बिल्कुल डगमगाते हैं। जब वे अपने पहले शिकार को एक रेस्टोरेंट में मारने की कोशिश करते हैं
तो विंसेंट की हिम्मत जवाब दे जाती है। उसके हाथ कांपते हैं और वो भाग खड़ा होता है। लेकिन सोफी उसे समझाती है कि उसे बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। हत्या को एक साधारण से काम या खेल की तरह पेश करना ही उनकी बिगड़ती हुई मानसिकता का पहला लक्षण था। और प्रैक्टिस के लिए वे शिकार ढूंढने निकलते हैं। हाँ, एक ऐसे वीगन उत्सव में जहां वे उन लोगों में घुलने मिलने का नाटक करते हैं जो गोश्त का विरोध करते हैं। वहां क्या होता है? वहां वे एक अकेले लड़के को फंसाते हैं। विंसेंट उसे एकांत में ले जाकर चाकू निकालता ही है कि उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं और विंसेंट को रुकना पड़ता है। बाल बाल बच गया वो लड़का। लेकिन यहाँ कहानी एक व्यंग्यात्मक मोड़ लेती है। वे लड़के असल में उसी रात एक कसाई की दुकान पर हमला करने वाले थे और विंसेंट और सोफी को अपना राज छिपाने के लिए उनके साथ जाना पड़ता है। अरे जब वो उस दुकान पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो दुकान किसी और की नहीं बल्कि उसी मार्क की है जिसने विंसेंट का मजाक उड़ाया था। ओ, उसका पुराना दोस्त? हाँ, विंसेंट अब तक हत्यारा तो नहीं बन पाया था, लेकिन अंदर का गुस्सा और हीन भावना उसे उस तोड़फोड़ का हिस्सा बना देती है। वो उन लड़कों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त की दुकान में भयानक तोड़फोड़ मचाता है। लेकिन हत्या का जो सिलसिला रुका हुआ था वो आखिरकार कैसे शुरू हुआ? वो शुरू हुआ ईर्ष्या से। जब विंसेंट एक बार फिर हत्या करने से झिझकता है तो सोफी एक रेस्टोरेंट वर्कर को फंसाकर घर लाती है। विंसेंट फिर भी कदम नहीं उठा पाता। तो सोफी क्या करती है? सोफी कहती है कि अगर वो उसे नहीं मार सकता तो वो उस वर्कर के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, और वो सच में ऐसा करने चली जाती है। क्या? ये तो बहुत ही मैनिपुलेटिव है। बिल्कुल। ये देखकर विंसेंट का पुरुषार्थ और उसकी ईर्ष्या जाग उठती है। वो गुस्से में अंधा होकर उस वर्कर की हत्या कर देता है। उस रात वे दोनों उस लाश के टुकड़े करते हैं, खून साफ करते हैं और उस लड़के की गाड़ी नदी में फेंक आते हैं। ये वह बिंदु था जहां विंसेंट ने पूरी तरह से अपने अंदर के शैतान को अपना लिया था। अगली सुबह एक पुलिस वाला विंसेंट को किनारे ले जाता है। विंसेंट को लगता है कि वे पकड़े गए। तो क्या वो इन्हें अरेस्ट करने आया था? नहीं, वो पुलिस वाला असल में वो ईरानी पोर्क खरीदने आया था। अरे बाप रे, जो सिस्टम उन्हें पकड़ने के लिए बना है वही अनजाने में उनके अपराध को बढ़ावा दे रहा है। उनकी दुकान पर इतनी भीड़ होने लगी कि आसपास की दुकानें खाली हो गई। विंसेंट अब रोजाना एक इंसान को मारने लगा था। रोज एक हत्या? हाँ, उन्होंने कीमतें बढ़ा दी लेकिन मांग कम नहीं हुई। उपभोक्ता बस वो उत्पाद चाहते थे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। वे दोनों अब हत्यारे से ज्यादा एक मशीन बन चुके थे जो सिर्फ मांग पूरी कर रहे थे। लेकिन कोई भी अपराध हमेशा के लिए नहीं छिपता। मतलब झूठ जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इंसान गलतियां करने लगता है। उनका पर्दाफाश कैसे शुरू हुआ? उनके पतन की शुरुआत तब हुई जब उनके प्रतिद्वंदी मार्क और उसकी पत्नी ने वो गोश्त खाया। गोश्त खाते हुए पत्नी, जो कि एक पूर्व नर्स है, उसके दांत से एक कठोर चीज टकराई। हड्डी का टुकड़ा? नहीं, वो एक पेसमेकर था जो दिल के मरीजों की छाती में लगाया जाता है। उफ। लेकिन विंसेंट ने इस पर क्या सफाई दी? विंसेंट ने जो जवाब दिया वो उसकी बिगड़ती मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वो कहता है कि शायद सुअर ने वो पेसमेकर खा लिया होगा। मजाक करें? एक सुअर पेसमेकर खाएगा और वो गोश्त में मिल जाएगा? ये बेवकूफी की हद है। और जब मार्क इस तर्क को मानने से इनकार कर देता है तब क्या होता है? तब विंसेंट का असली जानवर बाहर आ जाता है। बहस हाथापाई में बदल जाती है और विंसेंट मार्क का कान अपने दांतों से काटकर चबा जाता है। अरे बाप रे, दांतों से? हाँ, ये कोई साधारण हमला नहीं था। ये इस बात का प्रतीक था कि विंसेंट ने इंसानियत पूरी तरह खो दी है और अब वो एक खूंखार जानवर बन चुका है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें तो उसकी दिमागी हालत का सबसे भयानक उदाहरण तब सामने आता है जब वे दोबारा एक उत्सव में जाते हैं। हाँ। वहां विंसेंट एक छोटे बच्चे को देखता है। उसका दिमाग इतना दूषित हो चुका था कि उस बच्चे को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। छी। तभी उनका सामना लुकास से होता है। लुकास को शक होने लगता है क्योंकि शहर से लोग लगातार गायब हो रहे थे। उसी दौरान एक रात वो पुलिस वाला दुकान पर यह देखने आता है कि ये गोश्त काटा कैसे जाता है। अंदर विंसेंट इंसान का गोश्त काट रहा होता है और पुलिस वाला दरवाजे पे खड़ा होता है और तभी उनका पालतू कुत्ता एक इंसान का कटा हुआ हाथ मुंह में दबा कर ले आता है। अरे नहीं। हाँ, एक कटा हुआ हाथ। विंसेंट उसे किसी तरह छिपा लेता है। वे किसी तरह बातों में उलझाकर पुलिस वाले को वहां से भेज देते हैं, लेकिन दीवारें उन पर सिकुड़ने लगी थी। लुकास घर आता है और अपने दोस्तों के गायब होने पर सवाल उठाता है। सोफी इशारा करती है कि लुकास को मार दिया जाए। क्या? विंसेंट उसे मार देता है? वो लुकास को घर से निकाल देता है और अगली सुबह दुकान पर बोर्ड लगा देता है कि ईरानी पोक का एक्सपोर्ट हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंसानियत की लाइन पार करने के बाद आप सिर्फ ये कहकर वापस नहीं लौट सकते कि अब बस खेल खत्म। आपके किए गए कर्म आपका पीछा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब विंसेंट दुकान से जाता है तो वे कार्यकर्ता जिन्हें विंसेंट और सोफी ने बेवकूफ बनाया था दुकान पर आ जाते हैं। उन्हें असलियत पता चल गई थी। वे सोफी को बंधक बना लेते हैं।
और फिर विंसेंट के वापस आने पर जो खूनी संघर्ष होता है वो खौफनाक है। अंततः एक कार्यकर्ता विंसेंट को उसी लोहे के हुक पर टांग देता है जिस पर वो गोश्त टांगता था। ये एक बहुत ही सटीक और भयानक न्याय की तरह था। कर्मा, सोफी का क्या हुआ? सोफी खुद को छुड़ाकर उस आखिरी इंसान को मार देती है, लेकिन तब तक पुलिस आ जाती है क्योंकि मार्क और उसकी पत्नी पहले ही शक के आधार पर खबर कर चुके थे। तो आखिरकार वे पकड़े गए? जी, जांच में पता चलता है कि उन्होंने मिलकर कुल 30 लोगों की हत्या की थी और अंत में उन दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। 30 लोग? ये डार्क कॉमेडी हमें सिर्फ खौफज़दा नहीं करती। बिल्कुल नहीं, ये दिखाती है कि कैसे सप्लाई और डिमांड की अंधी दौड़ में इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सबसे डरावना वो कातिल नहीं है, बल्कि वो सिस्टम और समाज है जो अपनी भूख मिटाने के लिए आंख बंद करके एक राक्षस को पालने को तैयार है, बशर्ते उत्पाद अच्छे पैकेट में मिले। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? वो सिर्फ एक काल्पनिक फिल्म तक सीमित नहीं है। और हाँ, ये केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई एक कहानी है, इसलिए भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, कहानी भले ही डार्क कॉमेडी है, लेकिन ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान जब अपनी मॉरल बाउंड्री यानी नैतिक सीमाएं एक बार पार कर लेता है तो उसके लिए कोई भी क्रूरता सामान्य लगने लगती है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए मैं एक बात छोड़ना चाहूंगी इस कहानी में। शहर के लोग उस गोश्त के लिए पागल थे, बिना ये जाने कि वो आ कहां से रहा है। आज की दुनिया में भी हम बिना सोचे समझे जो चीज़ें लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट फैशन हो, किसी के द्वारा तैयार किया गया खाना हो, या हमारी स्क्रीन्स पर परोसा जाने वाला सोशल मीडिया का कंटेंट, क्या कोई सच में रुक कर सोचता है कि वो कहां से आ रहा है? बहुत गहरा सवाल है। उस प्रोडक्ट को हमारी पहुंच तक लाने के लिए असली कीमत किसने चुकाई है? या हम भी बस उस भीड़ का हिस्सा हैं जो लंबी लाइन में लगकर सब कुछ आंख बंद किए निगलती जा रही है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।